नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की दुनिया के बारे में और ख़ास तौर पर ये कि कैसे चीन देखते ही देखते इस फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बन गया है। हम ये भी समझेंगे कि चीन की ये जो ज़बरदस्त बढ़त है उसका भारत के अपने बढ़ते हुए ईवी बाज़ार के लिए क्या मतलब है, क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर। हमारे पास जो जानकारी है वो चीन की स्ट्रैटेजी, उसकी विशाल सप्लाई चेन, तकनीकी तरक्की और दूसरी तरफ भारत की जो अभी की स्थिति है, चीन पर निर्भरता और भविष्य की योजनाएं, इनका एक गहरा विश्लेषण करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि चीन कैसे बना इलेक्ट्रिक युग का केंद्र और भारत वो अपनी जगह इस नई दौड़ में कैसे बना सकता है। हाँ, और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीन की ये जो सफलता है ये कोई अचानक नहीं हुई है, कोई संयोग नहीं है। ये दशकों की बहुत सोची समझी प्लानिंग, भारी सरकारी मदद और एक बेहद कॉम्पिटिटिव घरेलू बाजार का नतीजा है। अंदाजा लगाइए 2022 के आखिर तक चीन में 1.3 करोड़ से ज्यादा न्यू एनर्जी व्हीकल थे, एनईवी यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों। और 2024 में तो अनुमान है कि बिकने वाली नई कारों में 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक होंगी। ये स्केल बहुत बड़ा है। 1,30,00,000, बाप रे। लेकिन ये सिर्फ गाड़ियां बनाने तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? मतलब कुछ और भी है, शायद सप्लाई चेन। बिल्कुल सही कहा आपने। चीन की असली ताकत उसकी सप्लाई चेन पर पकड़ है। आप देखिए, दुनिया भर में जो लिथियम आयन बैटरी बनती हैं, उनका 75% उत्पादन चीन में होता है। बैटरी का एक जरूरी हिस्सा होता है कैथोड। उसको बनाने की 70% क्षमता चीन के पास है। और फिर जो जरूरी खनिज हैं, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इनको रिफाइन करने की साफ करने की 70 से 95% क्षमता भी चीन के ही कंट्रोल में है। सोचिए, सिर्फ 2 कंपनियां हैं वहां, कैटल और BYD। ये दोनों मिलकर ही दुनिया के आधे से ज्यादा बैटरी बाजार पर कब्जा रखती हैं। 50% से ज्यादा सिर्फ 2 कंपनियों के पास। ये तो वाकई चौंकाने वाला कंट्रोल है। पर वे ये सब कर कैसे पाते हैं? ये इतना आसान तो नहीं लगता। हाँ, इसमें कई चीजें हैं। एक तो है सरकारी नीतियां। जैसे अभी हाल में उन्होंने करीब 520 अरब RMB का टैक्स इंसेंटिव पैकेज घोषित किया। बहुत बड़ी रकम है ये। दूसरा, वो जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, कंपनी सप्लाई चेन के कई हिस्से खुद ही संभालती है। जैसे BYD है, वो अपनी गाड़ी के लगभग 75% पुर्जे खुद बनाती है, बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर तक। इससे लागत कम हो जाती है। देखिए, चीन में एक औसत ईवी करीब $34,000 की पड़ती है, वहीं यूरोप में ये करीब $60,000 पहुंच जाती है। अच्छा, तो लागत का इतना बड़ा फर्क है? हाँ, बिल्कुल। और फिर टेक्नोलॉजी में भी वो आ गए हैं। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स यानी ADAS, वो उनमें काफ़ी आम हो गए हैं। चार्जिंग स्पीड देखिए, एक्सपेंग G6 जैसी गाड़ी है, वो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 300 किलोमीटर चल सकती है। और बैटरी टेक्नोलॉजी भी, जैसे BYD की ब्लेड बैटरी है, वो ज़्यादा सुरक्षित और किफ़ायती मानी जाती है। तो ये तो हुई चीन की बात। अब आते भारत पर। इसका भारत के लिए क्या मतलब है? हमारा ईवी बाजार भी तो अब रफ्तार पकड़ रहा है ना, खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में। हाँ, बिल्कुल। भारत का ईवी बाजार निश्चित रूप से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 24-25 में कुल वाहनों की बिक्री में ईवी का हिस्सा करीब 7.5% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 5.6% था। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा आपने कहा, 2 पहिए वाहनों का है, करीब 59.4%। तिपहिया भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुल ईवी पैड अभी भी चीन के 50% वाले आंकड़े से बहुत पीछे है। और सबसे बड़ी चुनौती है चीन पर हमारी निर्भरता। निर्भरता? किस तरह की निर्भरता? देखिए, बैटरी के लिए जो जरूरी खनिज हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकेल, इनके लिए हम काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। बैटरी के पुर्जे और यहां तक कि इलेक्ट्रिक मोटर में लगने वाले मैग्नेट के लिए भी। और चिंता की बात यह है कि चीन ने हाल में कुछ खास तरह के रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर पाबंदी भी लगा दी है। ओह, ये तो गंभीर बात है। और वो जो बुनियादी ढांचा है, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह, उसका क्या हाल है? वो तेजी से बढ़ रहा है? वो एक और बड़ी कह सकते हैं बाधा है। भारत में मोटे तौर पर हर पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पर 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा 10 से भी कम है। बाप रे, इतना फर्क? हाँ, तो चार्जिंग स्टेशनों की कमी है, फिर कई बार वो काम नहीं करते, और एक और समस्या है चार्जर हॉगिंग की। चार्जर हॉगिंग मतलब गाड़ी चार्ज हो गई, फिर भी लोग उसे चार्जर से लगाए रखते हैं, तो दूसरों को मौका नहीं मिलता। ये सब चीजें मिलकर लोगों के लिए ईवी अपनाना मुश्किल बनाती है।
और ऊपर से MG और BYD जैसी चीनी कंपनियां भारत में तेजी से पैर जमा रही हैं। विंसर EV, कॉमेट, एटो 3, सील ये गाड़ियां आ रही हैं। वो अच्छी कीमत पर नई तकनीक ला रही हैं, जिससे टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे हमारे घरेलू निर्माताओं के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है। तो फिर भारत कर क्या रहा है इस चुनौती से निपटने के लिए? सरकार कुछ कदम उठा रही है? एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी योजनाएं चलाई हैं। इनका मकसद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना और बनाना सस्ता हो। साथ ही PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है। ये कंपनियों को भारत में ही एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी बेहतर बैटरी और दूसरे ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सप्लाई चेन की निर्भरता कम करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे देशों से साझेदारी की जा रही है ज़रूरी खनिजों के लिए। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने पर भी जोर है। हालांकि इसमें अभी काफी काम बाकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चीन ने एक लंबी सोच और भारी निवेश के दम पर ईवी सेक्टर में, खासकर बैटरी और सप्लाई चेन में, एक बहुत मजबूत स्थिति बना ली है। भारत के सामने सप्लाई चेन की निर्भरता को कम करने, चार्जिंग का नेटवर्क फैलाने और चीनी कंपनियों के बढ़ते कंपटीशन से निपटने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन हाँ, सरकारी नीतियां और जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ दिख रही है, वो एक उम्मीद भी जगाती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। हाँ, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चीन की सप्लाई चेन पर इतनी गहरी पकड़ और उनकी टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए क्या भारत वाकई एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर ईवी इकोसिस्टम बना सकता है? या फिर भविष्य का रास्ता शायद कुछ अलग होगा? मतलब रणनीतिक साझेदारी, चीन के साथ कुछ हद तक मिलकर काम करना और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जैसे शायद 2 व्हीलर या सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना, बजाय इसके कि हम हर मोर्चे पर चीन से सीधी टक्कर लें। ये एक बड़ा सवाल है।